हाँ, सो हम पहुंचे हैं, हम लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम स्टार्ट किए एंड इक्विलिब्रियम में हमने इंट्रोडक्शन देखा एंड इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है उसमें हमने टाइप भी रखे हुए हैं और उसमें स्टार्टिंगली जो हमने बेस जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसी के बेस पे हमने टाइप रखे थे और वो हमने ये डिस्कस कर लिया था इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम होते हैं वहां तक यहाँ तक हमने देखा था। आज हम डिटेल्ड में ये जो हमने बोला ना सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, उसको डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इजी है एक्चुअल में। ओके चलो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं पहला तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगेगा। एट द सेम टाइम हमारा सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होगा, सॉलिड, और प्रोडक्ट क्या होगा, वही सब्सटेंस बट इन लिक्विड फेज, दैट्स इट। ओके सब्सटेंस वही होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था वाटर का। ओके वो दूसरा इक्विलिब्रियम था से वाटर और उसके बाद से क्या बोलेंगे हम, वेपर, वाटर एंड वाटर वेपर। वैसे ही हम ले सकते हैं आइस एंड वाटर। ओके तो आइस सॉलिड फॉर्म में है और जो लिक्विड वाटर है दैट इज इन लिक्विड स्टेट, सो है तो H2O ही दोनों। ओके तो उसी के बारे में देखते हैं। देखो ice and water kept in a perfectly insulated thermos flask, no exchange of heat between its contents and the surroundings। तो ये सिस्टम को कौन सी सिस्टम बोलेंगे हम, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट दिया ना तुमने। in a perfectly insulated thermos flask, no exchange of heat between its contents and surroundings। so एडियाबेटिक तो बोल सकते हैं अगर हीट का एक्सचेंज ना हो रहा हो तो, बट मास का भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इंसुलेटेड बोल दिया ना, परफेक्टली इंसुलेटेड, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ मास एज वेल एज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो अगर एक्सचेंज ऑफ मास और हीट दोनों ही ना हो रहा हो तो वो सिस्टम हमारा कौन सा था, हमारा आइसोथर्मल सिस्टम। याद आया? ओके मतलब आइसोथर्मल और से आइसोलेटेड। आइसोथर्मल में जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट से हमने 3 सिस्टम्स देखे थे, याद है ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। वहां पे एग्जांपल भी यही लिया था थर्मोस का, याद हो तो। ओके तो वही है, थर्मोस फ्लास्क लिया हुआ है, आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा और टेम्परेचर कितना रखा हुआ है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना, 1 बार। ओके 1 बार, और कोई दूसरे यूनिट में से पास्कल में कितना भूल गए, ये यूनिट कन्वर्जन याद रखना। 1 बार इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पास्कल्स, 10⁵. ओके और एटमॉस्फेयर में 1 बार इज इक्वल्स टू हाउ मेनी एटमॉस्फेयर, 1, यस। ओके चलो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड द सिस्टम शोज interesting characteristics features. We observed that the mass of ice and water do not change with the time and temperature remains constant। तो अभी जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया उसके बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मास ऑफ द आइस है और मास ऑफ द लिक्विड है दोनों का मास सेम हो गया इक्विलिब्रियम के बाद, पहले सेम नहीं होगा। ओके सपोज पहले तुमने एक कंटेनर थर्मोस लिया, उसमें तुमने पानी भर दिया से 10 ग्राम और आइस भर दिया से वो भी 10 ग्राम, दोनों 10 ग्राम भर दिया। अच्छा अब तुमने ऊपर से बंद कर दिया है तो होगा क्या कि वो जो आइस है उसमें से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो 1 ग्राम आइस का 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्जन हो गया। ओके ड्यू टू वहां पे अंदर तो जो हीट होगी वो तो बाहर से तो नहीं आ रही है, लेकिन अंदर तो हीट होगी, उनके पार्टिकल्स के बीच में भी इंटरेक्शंस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो बिकॉज ऑफ दैट 1 ग्राम आइस कन्वर्ट हो गया 1 ग्राम ऑफ लिक्विड में। तो वो क्या हो गया से उसका मास हो गया 9 ग्राम आइस का, लेकिन लिक्विड का कितना हो गया 11 ग्राम। फिर वापस ऐसा हुआ तो ये हो गया 8 ग्राम और वो हो गया 12 ग्राम। फिर वापस हुआ तो से 7 ग्राम एंड से 13 ग्राम। फिर देखा तो 7 ग्राम से कम नहीं हो रहा है, अब वापस थोड़ा बढ़ा से 7 से वापस 8 ग्राम हो गया आइस आफ्टर सम टाइम, एंड लिक्विड का कितना हो गया से 12 ग्राम। तो 8 ग्राम एंड 12 ग्राम बस। अब तुम कितने भी टाइम ऐसे बैठे रहो तो तुम देख रहे हो तो आइस का मास कितना रहता है 8 ग्राम ही रहता है, और जो हमारी लिक्विड है उसका मास कितना रहता है 12 ग्राम ही रहता है। मतलब हुआ क्या, अब उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या कि हमारा इक्विलिब्रियम रीच हो गया। तो एट द इक्विलिब्रियम मास ऑफ द
आइस एंड मास ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। अब तो कांस्टेंट ही हो गए, 8 ग्राम 12 ग्राम कांस्टेंट हो गए, अब चेंज नहीं होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। चेंज कब तक होते हैं? जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो तब तक चेंज होते हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ तो रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ तो रिएक्टेंट जो तुमने लिया है वो बढ़ेगा और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन का बढ़ेगा और पीछे वाली डायरेक्शन का कम होगा। ये तो पता ही है हमें। ओके, और हमने वो सब भी देख लिया कि इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद ये जो स्पीड है क्या मतलब कांस्टेंट कैसे रहा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कैसे रह रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है इन द सेंस क्या अब लिक्विड में से आइस और आइस में से लिक्विड नहीं बन रहा है? अब नहीं बन रहा है क्या? नहीं, इक्विलिब्रियम के बाद भी बनता है, लेकिन जो रेट से मतलब सपोज 1 सेकंड में 1 ग्राम आइस में से लिक्विड बन रहा है, उसी 1 सेकंड में लिक्विड में से आइस बन रहा है 1 ग्राम। तो दोनों तरफ से रिएक्शन स्पीड जो थी वो सेम हो गई, फॉरवर्ड की जो रेट है और जो बैकवर्ड का रेट है वो सेम हो गया। तो इक्विलिब्रियम के बाद भी आइस का लिक्विड में और लिक्विड का आइस में कन्वर्जन चालू ही है, वो नहीं रुका। तो हम ऐसा मत सोचना, वो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया मतलब अब तो वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पहले बढ़ रहा था, कम हो रहा था, लेकिन अभी कांस्टेंट हो गया मतलब रिएक्शन बंद हो गई। रिएक्शन बंद नहीं हुई, इक्विलिब्रियम प्रोसेस ऑलवेज कंटिन्यूअस, वो चलता ही रहता है। ओके, वो चलता ही रहता है, वर्किंग ऑन ही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। वो कैसे कांस्टेंट हो गया? जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। डन? ओके, समझ में ना आए तो पूछ लेना। However, the equilibrium is not static. The intense activity, static मतलब वो रुक नहीं गया है, like that. Okay, the intense activity can be noticed at the boundary between ice and water. तो ice और water की जो boundary है वहां पर activity हमें दिखती है। कैसी activity? ये जो ice है वो melt होगा और convert हो जाएगा liquid में, और लिक्विड है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड भी हो सकता है और आइस भी हो सकता है। तो इसीलिए लिक्विड भी थोड़ा धीरे धीरे लिक्विड पार्टिकल्स भी एक दूसरे के पास आके आइस बन रहे हैं, और आइस भी मेल्ट होके क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। दोनों प्रोसेस चालू है। ओके, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट आइस एंड एडहर टू इट, मतलब वो कोलाइड करेंगे, लिक्विड वाटर जो है वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ और एट द सेम टाइम आइस के साथ, और आइस के साथ भी कोलाइड करेंगे और एडहेड टू इट मतलब क्या? उसके ऊपर चिपक जाएंगे। एडहर मतलब चिपक जाना, जैसे एडहेसिव वर्ड यूज नहीं करते हैं, फेविक्विक, एडहेसिव ऐसे। सो एडहर टू इट मतलब उसके ऊपर चिपक जाएंगे। एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ आइस एस्केप इनटू द लिक्विड फेज, तो जैसे ही वो चिपक गए आइस पर तो वो तो आइस का पार्ट बन गए, वो पार्टिकल लिक्विड के, वो पार्टिकल आइस का पार्ट बन गए। उसी टाइम पर जो आइस के पार्टिकल्स है वो कहां चले जाएंगे? लिक्विड में। तो वही चीज बता रहे हैं। ओके, there is no change of mass of ice and water as the rates of transfer of molecules from ice into water and of reverse transfer from water into ice are equal at atmospheric pressure and 273 Kelvin। मतलब इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद की बात है, हाँ, पहले की बात नहीं। जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो अब तो उनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल्ड में डिस्कस किया ही था। ओके, डन ना? अभी उसको ज्यादा हमें टाइम देने की जरूरत तो नहीं है, करेक्ट? ओके, क्या है एकदम फटाफट बता दूं तो कि हमारा ये सपोज हमारा फ्लास्क है और फ्लास्क में हमने आइस क्यूब लिए हुए हैं। ओके, ये आइस क्यूब लिए हुए हैं और पानी भी भरा हुआ है। डन? अब क्या हो रहा है? ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब हीट अंदर भी नहीं जा रही है, बाहर भी नहीं जा रही है, बंद किया हुआ है, मास भी अंदर नहीं जा रहा, मास भी बाहर नहीं जा रहा। तो होगा क्या कि ये जो मैंने तुम्हें अभी बताया वही कोई भी, जैसे स्टार्टिंग केस में तुमने 10 ग्राम ऑफ आइस ले लिया और 10 ग्राम ऑफ क्या ले लिया? वाटर, स्टार्टिंग केस में। अब क्या होगा? तो सपोज तुम जा कहां रहे हो? तो तुम आइस से जा रहे हो वाटर में। डन? वाटर इन द सेंस लिक्विड में, अंडरस्टूड? ओके, सो तुम आइस से H, इससे अच्छा ऐसा ही लिखो ना, H2O सॉलिड से जा रहे हो तुम H2O लिक्विड में, H2O लिक्विड में। डन? ओके, ये जा रहे हैं हम, ये तो फॉरवर्ड प्रोसेस हुई। बैकवर्ड भी हो रही है, H2O लिक्विड में से H2O सॉलिड भी हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अब जैसे ये लिया तो मान लो कि फॉरवर्ड प्रोसेस हो रही है, मतलब सॉलिड कम होगा और लिक्विड बढ़ेगा। सॉलिड कम हुआ तो 10 का हो गया क्या? 9 ग्राम, और ये क्या हो गया? 11 ग्राम, क्योंकि वो बढ़ गया है ना, सॉलिड मेल्ट होके वाटर में क्वांटिटी बढ़ा देगा। अच्छा, फिर अभी और बढ़ रहा है तो क्या हो गया? से 8 ग्राम
और से 12 ग्राम। सपोज तुम 1 मिनट के बाद आए तो इतना हो गया, 2 मिनट के बाद आए तो इतना हो गया, 3 मिनट के बाद आए तो ये हो गया 7 ग्राम और ये हो गया 13 ग्राम, और फिर 4 मिनट के बाद आए तो ये 7 से वापस कितना हो गया, 8 हो गया, मान लो 8 ग्राम, और ये हो गया 12 ग्राम। फिर तुम 5 मिनट के बाद आए, फिर से वही है 8 12, 6 मिनट के बाद आए, फिर से वही है 8 12। मतलब क्या, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब तुम्हारा इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब तुम देखोगे तो आइस तो तुम्हारा 8 ग्राम ही रहेगा और लिक्विड वाटर भी 12 ग्राम ही रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि अब सॉलिड में से, मतलब आइस में से लिक्विड कन्वर्जन नहीं हो रहा है और लिक्विड में से आइस कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उसका मीनिंग ये है नहीं। तो फिर ये कांस्टेंट कैसे रहा, कांस्टेंट इस तरह से रहा जैसे उस दिन चॉकलेट का एग्जांपल दिया था, तुम्हारे पास चॉकलेट नहीं थी, मेरे पास है, सपोज मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट्स मैंने तुम्हें दी तो मेरे पास 9 हो गई, तुम्हारे पास 1, फिर मैंने दूसरी दी तो मेरे पास हो गई से 8 और तुम्हारे पास 2, फिर मेरे पास 7, तुम्हारे पास 3, फिर मेरे पास 6 और तुम्हारे पास 4, डन, ओके। फिर मेरे पास 5 और तुम्हारे पास भी 5 हो गई, ओके। अब मैं वापस और एक दे रहा हूं तुम्हें, तो एक तुम्हें दे दी तो तुम्हारे पास हो गई 6 और मेरे पास हो गई 4। फिर तुम बोले कि सर ईशा तो आई ही नहीं है, अच्छा ठीक है, तो ईशा की तुमने मुझे वापस दे दी, तो वापस कितना हो गया 5 और 5 कितना हो गया था लास्ट में, लीस्ट मेरे पास लीस्ट कितनी हो गई थी 4 और तुम्हारे पास 6, फिर तुमने मुझे एक वापस दे दी सर 5, तो अब तो है नहीं, बस अब बैलेंस हो गया, तो बैलेंस हो गया मतलब अब तुम्हारा 5 रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि अब मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दे रहा हूं, नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है, इसके बाद भी मैं तुम्हें चॉकलेट दे रहा हूं तो तुम्हारी एक बढ़ जाएगी, लेकिन उसी टाइम पे तुम एक हाथ से ले रहे हो और दूसरे हाथ से मुझे दे रहे हो, लाइक दैट। सर ये लो, लाओ, ऐसे एक्स्ट्रा, हमें 2 नहीं खानी है, एक ही खानी है, लाइक दैट, ओके। तो दैट डज नॉट मीन कि अभी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बंद हो गई है, बंद नहीं हुई है, लेकिन जिस रेट से आगे बढ़ रहे हैं उसी रेट से पीछे भी आ रहे हैं, ओके। सो दैट्स व्हाई ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया आफ्टर इक्विलिब्रियम एंड एट द इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर द इक्विलिब्रियम, बट नॉट बिफोर द इक्विलिब्रियम। सिंपल है, ओके। बस अभी अब अगर हम लिक्विड वेपर लेंगे उसमें भी यही चीज है, और अगर हम सॉलिड गैस लेंगे उसमें भी यही चीज है, कंसेप्ट तो यही है, ओके। चलो हाँ, सो ये हमने बोल दिया। Now it is obvious that ice and water are in equilibrium only at a particular temperature and pressure, ये हमें पता है। For any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid phases are at equilibrium is called the normal melting point or normal freezing point of the substance। ये तो हमें पता ही है, 0 डिग्री ही क्या होता है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, आइस 0 डिग्री पे ही मेल्ट होता है और आइस 0 डिग्री पर ही बनता भी है लिक्विड में से, हमें पता है ना। तो वही चीज बताई है कि नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट फॉर सॉलिड एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट फॉर से लिक्विड 0 डिग्री पर ही क्या हो जाएगा, फ्रीज। लिक्विड मतलब वाटर लिक्विड की बात चल रही है, सारे लिक्विड नहीं, ओके चलो। देन द सिस्टम हियर इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड वी कैन इन्फर द फॉलोइंग। तो ये अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया और हम ये कंक्लूजन बिठा सकते हैं क्या, बोथ द ऑपोजिंग प्रोसेसेस ऑकर साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों के दोनों एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ओके डन। तो दोनों एक साथ चल रही है, हाँ। दूसरा, बोथ द प्रोसेसेस ऑकर एट द सेम रेट so that amount of ice and water remains constant। तो एक तो दोनों साथ में चल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन गया, हाँ बन गया जरूर जितना था उतना, अब जाके वापस प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ही पहले तो 0-0 होगा वो, ओके पहले तो वो 0-0 होगा, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट बना तो हमने क्या बोला, ये तो रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है, तो सपोज 1 ग्राम बना ना, तो वो 1 ग्राम में से भी वापस रिएक्टेंट बन जाएगा, फिर 2 ग्राम बना, 2 ग्राम में भी रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ओके। तो कंटिन्यूअस चल रही है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रही है आगे पीछे, और जो एक साथ मतलब ऐसा समझो कि तुम मेरे सामने दौड़ रहे हो और मैं तुम्हारे सामने दौड़ रहा हूँ, हम दोनों दौड़ना स्टार्ट किए, तुम मेरी तरफ आ रहे हो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तो कब दौड़ना स्टार्ट किए, स्टार्ट ऐसे बोला ना, तब तुम भी दौड़े और मैं भी दौड़ा, तो साइमल्टेनियसली हम दौड़ रहे हैं, तुम भी दौड़े मेरे सामने, मैं तुम्हारे सामने दौड़ रहा हूँ। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, तुम्हारी जो स्पीड है और मेरी जो स्पीड है वो सेम है। अगर सेम नहीं होते तो तुम आगे आ जाते, तुम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते, अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा होती और मेरी स्पीड कम होती तो तुम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते और मैं कम डिस्टेंस कवर करता, और अगर मेरी स्पीड ज्यादा होती तो मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता और तुम कम डिस्टेंस कवर करते। लेकिन हम दोनों की स्पीड सेम ही है, मतलब दौड़ना स्टार्ट किया तो हम मिडल पॉइंट पे ही आएंगे। सपोज
तुम मेरे से 10 मीटर दूर हो और दौड़ना स्टार्ट किए एक साथ, तो जब हमारे दोनों की अगर स्पीड सेम है तो हम जब मिल जाएंगे तब मिलने वाला वो जो पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा, 5 मीटर, क्योंकि स्पीड सेम है। इसीलिए अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा होती और मेरी कम होती तो तुम अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से 6 मीटर दूर आ गए और मैं तो सिर्फ 4 मीटर दूर ही आया, फिर भी अभी वो दोनों पॉइंट के डिफरेंस तो 10 मीटर ही है। समझ में आ रहा है? पक्का ना? ओके, तो ये है दो हमारे कंक्लूजन। सिंपल था, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओके, अभी ये भी वैसा ही है।